एवरीवन, आप सभी का फिजिक्स गेम एकेडमी में स्वागत है। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले लोग मिलकर आप सभी के लिए आईआईटी जैम का कोर्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं और इसी सीरीज में फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के 3 कोर्सेज चल रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ और इसके अंदर मैंने अब तक मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, एक्सरे, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ये सारी चीज़ें कवर की थी। इसी के साथ साथ एटॉमिक फिजिक्स भी कवर किया था। इनके ऊपर पीवाईक्यूज करवाए थे और ये भी बोला था कि अगर आपको इसके ऊपर और क्वेश्चंस करने हैं तो आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालिए। इन पेपर्स के अंदर जो मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन दिखते हैं, जहाँ पे आपको कहीं दिखता है कि फोटोन एक्ट कर रहा है, वर्क फंक्शन दिया है, स्कैटरिंग एंगल पूछा है, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर का रिलेशन दे रखा है, अनसर्टेनिटी निकालने को बोल रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर डिफिकल्टी आती है तो आप ग्रुप्स में पूछिए या आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको ग्रुप्स में ज्वाइन करने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का या व्हाट्सएप का आपको लिंक मिल जाएगा। आप उससे सीधा ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप वहाँ पूछ सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा नाम जो है गणेश सहस्त्रबुद्धि है। मैं सारे ग्रुप्स में ज्वाइन भी हूँ, आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं कुछ चीज़ें अपने बारे में बोल दूँ तो मैंने आईआईटी जैम का एग्ज़ाम 21 में दिया था और मेरी रैंक थी 463। उसके बाद में मैंने जेस्ट दिया था 21 में ही, मेरे रैंक थी 329। मैंने एचसीयू का एग्ज़ाम दिया था 21 में, मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 9। और करंटली मैं आइजर भोपाल से पीएचडी का कोर्स कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मेरे बारे में होगी और ये कुछ चीज़ें जो थी ये आपके रिगार्डिंग थी। तो आज हम जो करने वाले बेसिकली, अब तक हमने न्यूक्लियर फिजिक्स से काफ़ी कुछ बेसिक सी चीज़ें देखी थी, जानी थी, समझी थी। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को वो समझी है। आपने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए होंगे या थ्योरी तो कवर की ही होगी अब तक। आज हम पिछले 2 लेक्चर्स में जो थ्योरी पढ़ी थी उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन से, हर तरह के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है। और इसके अलावा कुछ वैरायटी अगर छूट भी जाती है तो आप उसको कवर कर लेंगे और कुछ वैरायटी को मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि और किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो कुछ मेरे हिसाब से 17 या 18 क्वेश्चंस मैंने आज लाए हैं आपके लिए, काफ़ी सारे एग्जाम से ढूंढ ढूंढ के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि 2 स्फेरिकल न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर है 216 और 64। अब उनकी रेडियस जो है वो R1 और R2 है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है रेशियो। ये एकदम इजी सा क्वेश्चन था जो आईआईटी जैम 2009 में पूछा गया था। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम, R इज इक्वल टू R0 e⁻1/3। बस यहाँ पे अभी दो R1
R2 रेशियो लेंगे, R0 कांस्टेंट है, A1/A2, A1 की जगह पे 216, A2 की जगह पे 64, 216 है 6 का क्यूब और 64 है 4 का क्यूब, तो इन दोनों का रेशियो लेके आंसर आ जाएगा 1.5। इसके अंदर और कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, बस एक चीज वो कर सकता है, यहाँ पे रेडियस पूछी थी, इसको चेंज कर देगा, बोल देगा डायमीटर। डायमीटर भी पूछे तब भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि डायमीटर जो है 2 टाइम्स रेडियस है, तो 2 वैसे भी कांस्टेंट है, तो डी भी जो है वो A/3 के ही प्रोपोर्शन में आएगा। तो ये चीज भी आप यहाँ पे नोट कर देना, क्वेश्चन में इसी तरह से वो खेल खेल लेगा। या फिर एक चीज और दे देगा, यहाँ पे जैसे उसने परफेक्ट क्यूब दिए थे, वो बोल देगा 215 और 65 वेट, या फिर कोई और एट रैंडम कुछ भी दे सकता है, तो आपको उस टाइम पे आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, कुछ जैसे 1.023 ऐसे भी आ सकता है, 0.97 ऐसे भी आ सकता है, तो ऐसे भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हैं। अब ये जैम 2015 में आया था, अब मैंने तो ये काफी सिंपल फॉर्मेट में लिखा है, उसने बंदे ने क्या किया, आपको ये बड़ा सा जो ग्राफ हमने पढ़ा था, ये इस फॉर्म में उसने डायग्राम दे दिया, वेरिएशन बोल दिया कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ये ग्राफ इस तरह से है, और इन और फिर पूछा कि कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शंस। पहली दे दी, यूरेनियम जो है वो पीबी में कन्वर्ट होके 10 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन बाहर निकल रहा है, और सेम यूरेनियम पीबी में कन्वर्ट होके हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिएक्शन का और इस डायग्राम का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ये डायग्राम बस क्वेश्चंस को काफी लंबा करने और कंफ्यूज करने के लिए। अब यहाँ पे रिएक्शन देखिए, हम जब डीके पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने अल्फा बीटा गामा डीके पढ़ा, तो इसमें एक चीज पढ़ी कि अल्फा डीके में मेरा हीलियम एटम बाहर निकलता है, बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, कोई भी रिएक्शन में मेरा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकले। जो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन वाला पार्ट है वो अभी तक नहीं आया है, वो बाद में आएगा, लेकिन उसमें भी आपके न्यूट्रॉन ही बाहर निकलते, प्रोटॉन कभी भी बाहर नहीं निकलता। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है और वही सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, उसके बाहर वो हाईली अनस्टेबल है। तो ये चीज आप देखेंगे, तो अगर पहले रिएक्शन में 10 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो ये एकदम अनस्टेबल है, यहाँ पे कोई भी स्टेबल नहीं है, ये डीके होके और आगे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी, तो ये रिएक्शन बेसिकली होगी ही नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। प्रोटॉन एक टाइम के लिए न्यूट्रॉन निकल सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकलेगा। बट हीलियम बाहर निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। हीलियम क्या है मेरा अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन मेरा बीटा पार्टिकल, तो ये अल्फा डीके बीटा डीके हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब पहली रिएक्शन जो है वो फॉरबिडन है, वो नहीं होगी, और दूसरी रिएक्शन मेरी अलग होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हमने जब बाइंडिंग एनर्जी देखी थी, उसी के ऊपर बेस ये ड्यू ने 2014 में क्वेश्चन पूछा था कि एक न्यूक्लियस है जिसमें Z प्रोटॉन से N न्यूट्रॉन से, उसका प्रोटॉन का मास Mp से डिनोट किया, न्यूट्रॉन का मास Mn से डिनोट किया, और टोटल मास जो है वो कैपिटल M है। अब बताइए M इसमें से क्या होगा। आपको पता है कि जो टोटल मास होता है ये हमेशा छोटा होता है इससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट का यूज करके हमने देखा था बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी लगती है, उसके लिए कुछ अमाउंट का मास जो है वो कन्वर्ट होता है, तो हमेशा ही ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। और इसी के ऊपर आईआईटी जैम में भी क्वेश्चन है, आईआईटी जैम, इसी के ऊपर बीएचयू में भी क्वेश्चन है। कम से कम इस टॉपिक के ऊपर 4 से 5
और क्वेश्चन से सेम, कोई डिफरेंस नहीं उसके अंदर। अब जब हम बीटा डीके पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पता है कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जो भी होगा हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो चार्ज बैलेंस के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और एक ये पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा था बीएचयू ने 2010 में, 2012 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया, तो इसका आंसर होगा एंटी न्यूट्रिनो। अगर यही रिएक्शन वो पूछे प्रोटॉन कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन प्लस एक्स, उस केस में आपका आंसर होगा न्यूट्रिनो। वो कभी कभी पूछ लेगा प्रोटॉन कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन प्लस प्लस न्यूट्रिनो। अब यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन में पॉजिट्रॉन, अब पॉजिट्रॉन आंसर होगा। बस जब चार क्वांटिटीज है, कोई भी तीन दे देगा और चौथी पूछ लेगा। इसके अंदर बीटा निगेटिव बीटा पॉजिटिव ये दो रिएक्शंस हैं, या फिर वो कोई और एक रिएक्शन देगा। मैंने और कुछ रिएक्शंस लिए हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को आपको बैलेंस करने को पूछ सकता है। तो इसमें बस प्रीवियस नॉलेज को यूज करना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था एचसीयू ने 2010 में कि एक इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिट्रॉन है, दोनों रेस पे है, और अब यहाँ पे एनिल हो रहा है, मतलब यहाँ पे पेयर एनिलेशन का कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं। तो जब पेयर एनिलेशन होता है तो दो गामा रेज निकलते हैं। गामा रेज बोल दो, गामा फोटॉन्स बोल दो, एक ही बात है। अब जो गामा रेज आएगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिकली मेरी वो रिएक्शन है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा है रेस्ट पे, तो रेस्ट मास एनर्जी उसकी होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो है, ये भी दो है, तो यहाँ पे इक्वली एनर्जी होगी, तो गामा रे की एनर्जी भी इतनी ही होगी। ये हमने लेक्चर में देखा था। अब ये रिलेशन हमने मॉडर्न फिजिक्स में कितनी बार यूज किया है। अब एच सी और ई दोनों की वैल्यूज डाल दी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसमें और वो हद से हद लैम्डा की जगह पे न्यू पूछ लेगा। यहाँ पे पेयर एनिलेशन पूछा है, पेयर प्रोडक्शन बोल देगा। पेयर प्रोडक्शन बोलता है, वेवलेंथ पूछता है या फ्रीक्वेंसी पूछेगा, या फ्रीक्वेंसी दी रहेगी कि वो बोल देगा कि पेयर प्रोडक्शन हो रहा है। और ये तो आइडियल केस थी, ठीक है। जैसे पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक गामा की एनर्जी जो होती है वो इतनी हो सकती है। इसके कंपैरिजन में अगर वो इससे ज़्यादा हुई तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकलेंगे उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी, वो रेस्ट पे नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली वो मूव करेंगे, तो उनकी एनर्जी 0.51 से ज़्यादा होगी। तो उससे वो आपको कुछ और पूछ सकता है, या हो सकता है यहाँ से वो कुछ और भी पूछ ले, और तो कुछ पूछेगा नहीं यहाँ से। अब देखिए, ये मैंने पूछा था आपको, ये बताया था कि टिपिकल एनर्जी ऑफ गामा रेज क्या होती है, तो सीधे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप आंसर दे देंगे। ये बीएचयू 15 में और 16 में पूछा था, और सेम क्वेश्चन सेम टाइप का जैम 21 के एमएसक्यू सेक्शन में पूछा था, जहाँ यही चीज पूछी गई थी। बाकी चीजों से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, सीधा आपको देख के टक करके टिक करना है। अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा है कि दो न्यूक्लियाई है, अगर उनको आइसोबार बोलना है तो क्या होना चाहिए। तो आइसोबार के लिए एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, ये पूछा था बीएचयू 16 में। अब वो पूछ सकता है आइसोटोप के लिए, फिर ये होना चाहिए। आइसोटोन के लिए ऑप्शन सी होगा। इसमें वो एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि लॉन्ग लाइव स्पेसिस। तो जब ऐसे कुछ वर्ड बोल दें तो आप यहाँ पे बोल देंगे आइसोमर। आइसोमर जो होता है वो सबसे ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रहता है। तो
तीनों चारों जो बेसिक डेफिनेशन थी उसी के ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये एक अगला क्वेश्चन जो है ये PHU 2016 से उठाया है, कि जहाँ पे उसने बोला है कि टिपिकल रेडियस जो है वो न्यूक्लियर मास के कैसे प्रोपोर्शन में है। तो सीधा हमें पता है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप ऑप्शन बी को टिक करके आ जाना था। ये एक और लॉजिकल क्वेश्चन है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नियॉन का ये जो आइसोटोप है इसकी ये एनर्जी दे रखी थी, और अब पूछा था कि एटॉमिक मास क्या होगा। तो सीधे सीधे आप ये टिक करके आ जाना है, क्योंकि उसका मास 20 दे रखा है। अगर बाइंडिंग एनर्जी है तो जो जेड एम पी प्लस एन एम एन है, इससे थोड़ा कम उसका मास रहेगा, बहुत ही ज़्यादा कम नहीं रहेगा, बिल्कुल माइनरली कम रहेगा। तो सबसे नज़दीक वाला ऑप्शन आप टिक करके आ जाएंगे। अगर यहाँ पे वो 21 बोल देता है या 19 बोल देता, 19 बोलता तो हम ऑप्शन बी लगाते, 21 बोलता तो छोड़ के चले आते। अगला क्वेश्चन जो है कि हीलियम 25 जो है ये बेसिकली अनस्टेबल है, तो अब इसकी स्टेबिलिटी के लिए वो किस तरह से टिके कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, अगर हीलियम बीटा प्लस डीके में जाता है तो इससे इसका एटॉमिक नंबर एक से कम हो जाएगा, और ये बन जाएगा, मास में तो कोई चेंज आता नहीं है, ठीक है। अब ये भी अनस्टेबल है, इसका मतलब यहाँ से ये रिएक्शन होगी नहीं। बीटा प्लस अगर वो होता है हीलियम 25 बीटा माइनस में अगर जाता है, अब एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो अब ये बनेगा लिथियम 3 5 प्लस, अभी यहाँ पे नेगेटिव है, तो अब ये चीज ये ठीक ठाक स्टेबल है। अब क्योंकि अगर हमें इस पे यकीन नहीं है, हम देखेंगे अब क्योंकि ये न्यूक्लियर एक्साइटेड नहीं है तो गामा डी के होगा नहीं, तो ऑप्शन ये गलत। अगर हीलियम 25 से अल्फा चला गया मतलब हीलियम 24 प्लस एक न्यूट्रॉन, ये भी रिएक्शन फिर एनर्जी के हिसाब से सही नहीं है। तो ये रिएक्शन जो है बीटा नेगेटिव वाली ये सबसे सही है, सुटेबल रिएक्शन है। अब अल्फा डी की इसलिए भी नहीं होगा कि अल्फा में से अल्फा ही चला गया तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस जो है उसका वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शन में आएगा। ए के प्रोपोर्शन में नहीं है, 1/a और 1/a², सीधे ए, क्योंकि r proportional to a/3 and v proportional to r के proportional to a, सीधा रिलेशन है। अब इसमें न्यूक्लियर वॉल्यूम पूछा है, न्यूक्लियर वॉल्यूम की जगह पे वो सीधा डेंसिटी भी पूछ सकता है। जब डेंसिटी पूछेगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए बोल देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि 2.3 इंटू 10⁻17 जो है न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब वगैरह जो चीज़ें, ऐसा यूनिट बोल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये चीज़ हर एलिमेंट के लिए, सोना हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, यूरेनियम हो, आयरन हो, सबके लिए इसी के आसपास में ये आता है, तो वहाँ पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए होगा। इस रिएक्शन में और एक चीज़ बोल देता हूँ आपको, यहाँ पे हीलियम दिया था, आपको कार्बन बोल सकता है, आपको वो यूरेनियम बोल सकता है, आपको वो लिथियम बोल सकता है, ऑक्सीजन बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। अलग अलग टाइप के अनस्टेबल कंपाउंड देके वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको 3 से 4 जो रिएक्शन है बेसिकली उनको ध्यान रखना है, और उनको हर रिएक्शन आप पेपर में ऐसे लिख के देख सकते हैं, इससे क्या निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा उससे, और आप सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन भी जो है ये PHU से उठाया है, कि यहाँ पे पूछा है कि बीटा डीके के रिगार्डिंग क्या सही है।
ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से देखना कि क्वेश्चंस क्या लिखा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बीटा डिके। कभी कभी वो पूछ सकता है नॉट ट्रू, और हम गलती से बस ट्रू देख लिया और ट्रू वाले को करके तो अपना आंसर हो गया गलत। कभी कभी फॉल्स लिख के आ जाएगा, कभी कभी नॉट फॉल्स लिख के आ जाएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम ऑप्शन। ये सबसे पहला है कि जो बीटा डीके टेक्स प्लेस बाय स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। दूसरा है कि इज ऑलवेज फॉलोड बाय गामा इमिशन। तीसरा है इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं। और चौथा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जब भी आपको पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और नॉट ट्रू, पहला स्टेटमेंट पढ़ के कभी भी जज नहीं करना। चारों स्टेटमेंट पढ़ना, एक बार या दो बार, और फिर जज करना। जैसे बीटा डीके बोला है तो मुझे पता है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होगा। ये रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहाँ से एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा, न्यूट्रिनो बाहर आएगा। ये रिएक्शन हमने देखी है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये सही है, ये भी सही है। जब गामा डीके हम पढ़ रहे थे उसमें एक लिखा था कि जब भी अल्फा डीके या गामा डीके होता है तो उसके तुरंत बाद गामा एमिशन होता है, क्योंकि अल्फा और बीटा डीके की वजह से जो न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, तो उसे ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो गामा एमिशन का हेल्प लेता है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जब अब बीएचयू का एग्जाम है जहाँ पे एक ही ऑप्शन टिक करना था, आप अगर बी टिक करके आए तो भी सही है, सी टिक करके आए तो भी सही है, डी करके आए तो भी सही है। गलती से भी बी सी या बी सी डी, सी डी, बी डी ऐसे कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करना है। जब एमसीक्यू हो, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, तो जो सही है वो कोई एक ऑप्शन टिक करके आ जाने, उसके बाद दूसरा ऑप्शन को देखना भी नहीं। फिर दोनों ही ऑप्शंस को वहाँ पे वैल्यूएशन मिलता है। अगर आप दोनों टिक करके आओगे तो आपका वो गलत हो जाएगा, वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की और वैरायटी में ये चीज़ तो है नॉट ट्रू, फॉल्स, नॉट फॉल्स। अब बीटा डीके की जगह पे अल्फा डीके, गामा डीके बोल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो ऐसे नहीं करेगा कि बीटा माइनस पूछ लेगा या बीटा प्लस पूछ लेगा। अगर ये चीज़ पूछनी है तो वो एक ही ऑप्शन वाला छोटे वाले होंगे जिसमें ज़्यादा चूज करने की जरूरत नहीं होगी। बट अल्फा डीके के ऊपर बीएचयू में क्वेश्चंस है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। गामा डीके के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन भी बीएचयू से ही उठाया है, कि जिसमें उसने पूछा है कि विच इज, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है कि विच इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस, क्या सही है। यहाँ पर भी सेम वैरायटी, ट्रू, नॉट ट्रू, फॉल्स, नॉट फॉल्स। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे कि शॉर्ट रेंज है और स्पीड डिपेंडेंट है, शॉर्ट रेंज है स्पीड इंडिपेंडेंट है, लॉन्ग रेंज है स्पीड डिपेंडेंट है, लॉन्ग रेंज है और स्पीड इंडिपेंडेंट है। तो न्यूक्लियर फोर्सेस की हमने जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें ये था कि न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है वो फर्मी लेवल तक होती है। ठीक है, इसका मतलब ये लॉन्ग रेंज नहीं है, न्यूक्लियर डायमीटर पे ही ये होता है। तो आपका सी और डी वहीं पे गलत हो गया। एक चीज और देखी थी कि ये स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, और सी आपका ऑप्शन ए जो है ये सही है। इसमें और भी पूछ सकता है डिस्टेंस के ऊपर, कि डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, कि जो अट्रैक्टिव रिपल्सिव होता है, आपके ऑप्शन में दे रखेगा कि न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, बोथ ए एंड बी, नन। तो जब जैसे ए, बी, सी और ये डी, आप सीधे बोथ ए एंड बी पे टिक करके आएंगे, क्योंकि आपको पता है जब वो जैसे इस तरह से ग्राफ बनता है ना, वो ये एक्स एक्सिस मैंने थोड़ी सी नीचे ड्रॉ कर दी,
क्योंकि जब वो इन्फिनिटी पे होगा तो वहां पे कोई फोर्स नहीं होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा 10 फर्मी से नीचे आएंगे तो वो अट्रैक्टिव रहेगा, जब आधे फर्मी पे आएंगे तो वहां से वो रिपल्सिव रहेगा। ये चीज हमने देखी थी, नोट्स में है ये चीजें। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, कंप्लीट द रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन आपको पूरी दे रखी है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है 714, उस पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया, यहाँ से तो हाइड्रोजन निकल गया, साथ में क्या निकला। तो जब ऐसे रिएक्शन आए, आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर को इक्वेट करना है। तो जैसे लेफ्ट साइड में 14 प्लस 2 बराबर 16 मास है, नहीं 14 प्लस 2 की 14 प्लस 4 18 मास है। राइट साइड में एक है, और एटॉमिक मास तो कंजर्व रहता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। हम ये चीज देखेंगे आगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या क्या कंजर्व होता है, बट ये आप क्वेश्चन बेसिकली कर सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन था। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर जो है वो कंजर्व रहता है। तो 18 आने के लिए एक्स मेरा क्या होगा 17। तो बस जिसका भी एटॉमिक मास 17 होगा वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ये चीज बीएचयू ने 2012 में पूछी थी, 14 में पूछी। इसमें आपको कार्बन के ऊपर वो अल्फा पार्टिकल डाल के, यहाँ से समझो नाइट्रोजन बन रहा है और कुछ बनेगा, या बोरान के ऊपर कुछ अल्फा पार्टिकल डाल के कार्बन और कुछ पूछ लेगा, या यूरेनियम की तो रिएक्शन बड़ी फेमस आती है जो न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन में आप करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में यूरेनियम का यूज करके, वो रिएक्शन तो काफी बार पूछी जाती है। जैसे हमने जैम में भी देखा था पहला शुरू के क्वेश्चंस में। अब ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। तो हमको पता है कि ये चीज आयरन के लिए होगी, तो बाकी ऑप्शन देखना ही नहीं है, सीधा आयरन पे टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में आपका कोबाल्ट भी दे रखा है तब भी आप आयरन को टिक करके आएंगे। अगर कोबाल्ट को टिक करते हैं तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन काफी सारे बुक्स के अंदर फेरस को ही कंसिडर किया है, तो इसलिए हम भी इसको प्रेफरेंस देंगे। अभी कुछ लेटेस्ट रिसर्च की वजह से ये समझ में आया है कि कोबाल्ट का बाइंडिंग एनर्जी आयरन से ज़्यादा होता है। इसी वजह से जब आप जैम 21 का एक एमसीक्यू देखेंगे जिसमें वो गामा वाला क्वेश्चन था, उसमें ये चीज़ भी पूछी थी कि आयरन हैज़ लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी। तो जिन्होंने शुरू में आंसर किया थी उसमें ए बी सी डी ये चारों ऑप्शन थे। फिर जो दूसरे आंसर किए, जब इसके ऊपर लोगों ने क्वेश्चन किया कि यार ये कैसे, तो फिर उसने आंसर में बी सी डी कर दिया कि आयरन को कट दिया, क्योंकि कोबाल्ट की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन ये भी आंसर को वैलिड रखा और ये भी आंसर को वैलिड रखा था। अब ये बीएचयू 2010 से उठाया क्वेश्चन कि जिसमें न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टी पूछी थी कि न्यूट्रिनो को क्या होता है, नो चार्ज नो स्पिन, पॉजिटिव चार्ज नो स्पिन, नेगेटिव चार्ज हाफ स्पिन, जीरो चार्ज हाफ स्पिन। तो आपको ये चीज़ पता है कि जो न्यूट्रिनो होता है, अगर मैं ये रिएक्शन देखूँ सीधे सीधे, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो दोनों सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये जीरो चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो चार्ज इसको नहीं होगा, तो जीरो चार्ज, तो बी और डी आपके ऑप्शन खत्म हो गए। और यहाँ पे इसका स्पिन हाफ है, इसका हाफ है, इसका हाफ है, इसका माइनस हाफ है, तो ये एंटी न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो के लिए हाफ स्पिन। यहाँ से न्यूट्रिनो पूछा था, एंटी न्यूट्रिनो पूछ लेगा, बस और कुछ भी नहीं करेगा। अब जब हम एक्सरे पढ़ रहे थे, एक चीज बीटारॉन के बारे में मैंने आपको बोला था कि ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि इसको यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटर के फॉर्म में। तो जब हम साइक्लोट्रॉन यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को वो एक्सिलरेट नहीं करेगा, वो प्रोटॉन को कर लेगा, अल्फा पार्टिकल को कर लेगा, ड्यूटेरॉन को कर लेगा। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ भी उसने पूछा कांट, वो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिलरेटेड बाय, इसकी जगह पे बीटेरॉन, तब भी आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि बीटेरॉन तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन था कि जिसमें उसने पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग कैप्चर्ड बाय न्यूक्लियस ये सबसे ज्यादा किसके लिए होती है? तो के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। डीयू ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये टोटल 18 क्वेश्चंस थे आपके लिए, जिसमें न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, उसी के साथ साथ अल्फा बीटा गामा डी के, इन सारे चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन इसमें पूछे थे। मास डिफेक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, सीधे आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो आप ग्रुप में पूछ लीजिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जिसमें हम रेडियो एक्टिव डीके लॉ के बारे में बात करेंगे। रेडियो एक्टिव डीके लॉ के बारे में बात करेंगे, कुछ रेडियो एक्टिव सीरीज देखेंगे, और ऑलमोस्ट कल या आने वाले एक दो लेक्चर्स में इसकी थ्योरी हम खत्म कर देंगे। और फिर इसके ऊपर जो हाफ लाइफ है, डी के कॉन्स्टेंट है, या फिर सीरीज है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन वाले कुछ कंसेप्ट है, उन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे समझेंगे आने वाली 2-3 वीडियोस में। तो तब तक के लिए मिलते हैं और गुड नाइट आप सभी को।